हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एक आखिरी हमारा टॉपिक बचा था 4 सेक्टर मॉडल का, जो हमें करना है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट नंबर 2 जल्दी से रिवाइज कराऊं तो 2 सेक्टर हम कर चुके हैं। हमने 2 सेक्टर मॉडल भी कर लिया था और कल की क्लास में हमने 3 सेक्टर मॉडल भी कर लिया था। अगर मैं जल्दी से याद कराऊं सारी चीजें, तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी, इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम पे काम करती है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर बाय चांस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाए, तो कल की क्लास में हमने समझा था इकोनॉमी के अंदर सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। इकोनॉमी अपने आप को करेक्ट करके वापस कहां पे पहुंच जाएगी? इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। और ये सेल्फ करेक्शन इसलिए आती है क्योंकि हमने इस पूरी थ्योरी के अंदर, कीन्स की थ्योरी में एजम्पशन ली थी दैट हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पूरी तरह से क्या है? इलास्टिक है। उसे बढ़ाया भी जा सकता है, उसे कम भी किया जा सकता है। ये एजम्पशन इस बात पे बेस्ड थी दैट हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, यानी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरी तरह से यूज्ड नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनको जब मर्जी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, जब मर्जी उनको निकाल सकते हैं। इसीलिए कीन्स ने बोला था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी जो काम करेगी वो किस पे काम करेगी? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब ये जो इक्विलिब्रियम निकल के आएगा, इसको इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए हमने एग्रीगेट सप्लाई को कैसे दिखाया था? 45 डिग्री लाइन। और मैंने आपको 45 डिग्री लाइन का लॉजिक भी बताया था। 45 डिग्री लाइन के ऊपर जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होता है उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो 45 डिग्री लाइन ये दिखा रही है कि हम एग्रीगेट सप्लाई जितनी मर्जी चेंज कर सकते हैं। हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह से हमने बनाया था और इस पॉइंट पे जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट होता है हम उसे बोलते हैं एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में जो जीडीपी बन रही है। अब हम हमेशा इक्विलिब्रियम पे तो होंगे, बट ये इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्योरेटिकली वो लेवल होता है जब एक इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। मैंने कहा था इंडिया में अगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग सारी लैंड, सारी लेबर, सारी कैपिटल यूज हो जाए तो जो इंडिया की जीडीपी होएगी उसे क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कीन्स ने बोला था आपका करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी आ सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी आ सकता है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले आ जाए तो इसका हमने नाम क्या रखा था? इसका नाम था डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में जितनी जीडीपी आपकी बन सकती है, असली में उसके मुकाबले जीडीपी कम बन रही है। एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो इकोनॉमी काम कर रही है वो किस में काम कर रही है? रिसेशन में। आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी ग्रोथ हो सकती थी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड चले जाते हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है, मान लो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एग्रीगेट डिमांड इससे भी ज्यादा हो जाती है, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे चले गए, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे क्वांटिटी बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए यहां पर आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती, सिर्फ मार्केट में क्या बढ़ते हैं? प्राइसेस। और इसीलिए इस चीज को हमने नाम दिया था क्या? इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहां पर उसने एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप भी हो सकता है और इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप भी हो सकता है। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए इनको ब्रेकअप किया था। एग्रीगेट डिमांड का भी कह रहा था और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई तो प्लान्ड आउटपुट होता है और प्लान्ड आउटपुट में 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? C प्लस S। और एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में बात करें तो C प्लस I। एक एक करके डिस्कशन करी थी। I 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोनमस, एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनमस वो होता है जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है, ऑप्टिमिज्म पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंडेंट है, मगर इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो किस पे डिपेंड है? इनकम पे। मगर हमारी पूरी थ्योरी के अंदर कीन्स ने एज्यूम किया दैट हमारी इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में हो रही है वो क्या है? ऑटोनमस, वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। सी की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? ए प्लस बी वाई। जो बी वाई है वो तो ऑब्वियसली क्या है? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब इनकम बढ़ेगी तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा। यहां पर बी का मतलब क्या होता है? बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। ए है जो उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी अगर हमारी इनकम 0 भी है तो भी ये मिनिमम खर्चा आपको करना पड़ेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है जी।
ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया था। और इस तरह से जब भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे हम इन दोनों को इक्वल करते थे एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी फिगर मिसिंग है उसको हम कैलकुलेट कर लेते थे। हमने 7-8 क्वेश्चन ऐसे कल कर लिए थे। फिर 2 सेक्टर मॉडल से जंप करके हम किसके ऊपर आ गए थे, 3 सेक्टर मॉडल। जैसे ही 3 सेक्टर मॉडल आएगा इसमें एक्स्ट्रा कौन आएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के आते ही सबसे पहले तो एक लीकेज होएगी। लीकेज क्या होएगी, टैक्स। हम टैक्स को नेट टैक्स के रूप में देखते हैं क्योंकि टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और बदले में सरकार से एक ट्रांसफर पेमेंट आती है जो आमतौर पे हमारी कौन सी होती है, सब्सिडी। तो टैक्सेस को प्लस कर दिया जाए और ट्रांसफर रिसीट को माइनस कर दिया जाए, ये हमारी क्या होगी, एक तरह से लीकेज। लीकेज में टैक्स जा रहा है और ट्रांसफर रिसीट आ रही है। मगर गवर्नमेंट जब लीकेज करता है तो गवर्नमेंट के बदले में एक इंजेक्शन भी होती है और जो इंजेक्शन होती है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जी। जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी के अंदर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। अकॉर्डिंगली हमारे फॉर्मूले में चेंज क्या आ जाता है जब हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई यानी वाई के 3 हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से, सी प्लस एस प्लस आखिरी चीज क्या आ गई, टी। इसके अंदर देखा जाए 2 लीकेज हैं। कौन कौन सी, सेविंग और टैक्सेस। व्हेनेवर आई से द वर्ड टैक्सेस आई मीन नेट टैक्सेस। ठीक है जी। और अब एग्रीगेट डिमांड में 2 की जगह 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। कौन कौन से, सी प्लस आई प्लस जी। पहली बात, आई तो हमारा मैंने आपको बता ही दिया, आई को तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ऑटोनमस। मगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी कीन्स की थ्योरी में क्या मान के चलते हैं, ऑटोनमस। क्योंकि जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता। सरकार को सोशल सेक्टर पे खर्च करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होता है, ये सारी चीजें इनकम पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए जी भी हमारा ऑटोनमस है, आई भी हमारा ऑटोनमस है। और अगर आप बात करूं सी की, सी के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, ए प्लस बी, वाई की जगह क्या आ जाता है, वाई डी। वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम का हमने पढ़ा था, अगर आप नेशनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर दो और ट्रांसफर रिसीट को ऐड कर दो तो क्या निकल आती है, डिस्पोजेबल इनकम। टी आर यानी ट्रांसफर रिसीट, ये हमने एज्यूम कर रखा है अपनी थ्योरी में, कीन्स की थ्योरी में, कि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। क्या होती है, ऑटोनमस। मगर जो टैक्सेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ देशों के अंदर टैक्सेस ऑटोनोमस होते हैं यानी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होते। कुछ देशों के अंदर टैक्स रेट होता है जो कि किस पे अप्लाई किया जाता है, इनकम पे। और कुछ देश होते हैं जहां पर कुछ कंपोनेंट ऑटोनोमस होता है और कुछ कंपोनेंट टैक्स रेट पे। और हमने इसलिए बोला था टैक्स हमारा क्या होगा, टी बार प्लस टी वाई। टी बार स्टैंड फॉर ऑटोनोमस टैक्स, टी स्टैंड फॉर हमारा टैक्स का रेट, और ये रेट हमें किसके ऊपर अप्लाई करनी है, अपनी नेशनल इनकम पे। ठीक है जी, इसके भी हमने कल क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे प्यार से क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए मैंने आपको टेस्ला का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था अगर इकोनॉमी में टेस्ला 100 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट करे तो ऑब्वियसली इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उधर से क्या बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। बट क्या 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से 100 करोड़ से इनकम बढ़ती है या ज्यादा से ज्यादा से? और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंपली मतलब हुआ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ की होगी तो इनकम कितने से बढ़ेगी, 200 से। और अगर मेरी मल्टीप्लायर 5 है तो इसका मतलब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितनी बढ़ेगी, 500 करोड़। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा, ज्यादा। जितना ज्यादा है उतना बेटर है। ये मल्टीप्लायर क्यों होता है उसके लिए मैंने कल आपको पूरा डिटेल में समझाया था, एक इफेक्ट जिसका नाम क्या होता है, रिपल इफेक्ट। याद कराऊं तो टेस्ला ने खर्चा किया, डीएलएफ को दिया, डीएलएफ ने कुछ सेव करे, फिर मिस्त्री लिमिटेड को दिया, मिस्त्री लिमिटेड ने मजदूर लिमिटेड को। यानी आप जब एक बार इकोनॉमी में 100 करोड़ डालते हो, हर बंदा कुछ सेव करता है और कुछ खर्च करता चला जाता है। इस वजह से क्या निकल के आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस एमपीसी या फिर 1 डिवाइड बाय एमपीएस। यहां से हमने कंक्लूजन ली थी एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स। जिस देश में ज्यादा सेविंग का रेट होता है वहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है क्योंकि सेविंग्स आर फॉर्म ऑफ लीकेज। और अगर उल्टा केस बताओ, एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। जिस देश के अंदर एमपीसी ज्यादा होता है वहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने एग्जांपल के रूप में आपको समझाया था कि आजकल जेन जी और मिलेनियल पॉपुलेशन ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं।
ये एक तरह से देश के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसका मतलब देश का क्या हो रहा है, एमपीसी बढ़ रहा है, और इस देश के अंदर अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी। ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये किसके बढ़ाने पर होता है, टू सेक्टर मॉडल में दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी, सी और आई। सी के अंदर दो चीजें हैं, ए प्लस बी वाई। बी वाई को तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये तो इनकम पे डिपेंडेंट है। तो जो चीज ऑटोनोमसली बढ़ाई जा सकती है वो क्या है, या तो आई या फिर ए। आई बढ़ाने पे भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और ए बढ़ाने पे भी क्या होता है, मल्टीप्लायर। इसलिए मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होगा, ऑटोनोमस खर्चा भी बढ़ा दिया जाए तो उसका भी इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या होगा, मल्टीप्लायर ही होगा। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था जैसे ही हम 3 सेक्टर मॉडल में आते हैं, अब हमारी एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, C प्लस आई प्लस G। और C के अंदर आपको पता है 2 कंपोनेंट है, A और B YD। YD को तो मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली YD किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब मेरी इकोनॉमी को पुश करने के लिए, मेरी जीडीपी को बढ़ाने के लिए मेरे पास 3 चीजें हैं, कौन कौन सी बताओ, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक नई चीज आ गई क्या, गवर्नमेंट। तो अब मुझे बताओ इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है जो आ गई है। अगर सरकार 100 करोड़ का खर्चा करती है इकोनॉमी के अंदर तो उसका असर इकोनॉमी पे 100 करोड़ होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा। और आप देखो यही चीज हमारी इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर भर भर के गवर्नमेंट खर्चा करती है और ये खर्चा मेनली लोन्स के थ्रू आता है। इंडिया के लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोन ले लेके सरकार क्यों खर्चा करती है, क्योंकि अगर सरकार ने 1 लाख करोड़ का लोन लेकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्चे करे सड़कों पे, तो उस 1 लाख करोड़ से इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ का असर पड़ेगा, ये ज्यादा का। जस्ट फॉर रेफरेंस, लास्ट ईयर सरकार ने 11 लाख करोड़ का खर्चा किया था। इस साल के बजट में 2025 के बजट में 10.5 लाख या 10 लाख करोड़ का सरकार खर्चा कर रही है। और इसमें से मेजर कंपोनेंट लेट मी टेल यू बोरोविंग्स के थ्रू आने वाला है। तो सरकार पागल नहीं है, बोरोविंग कर करके खर्चा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे का भी क्या होता है इकोनॉमी में, मल्टीप्लायर इफेक्ट। बस हाँ, 3 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हमारी 2 सेक्टर में क्या था, 1 माइनस एमपीसी। यहां पे बस फर्क ये है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एमपीसी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स एमपीसी तो वही हो गया जो दे रखा है, मान लो सी की वैल्यू दे रखी है 80 प्लस 0.6 YD, तो 0.6 हमारा क्या है, प्री टैक्स एमपीसी। बट अगर आपका टैक्स रेट इकोनॉमी में लेट से 20% है, 0.2 है, तो अब हम प्री टैक्स एमपीसी से क्या निकालते हैं, पोस्ट टैक्स एमपीसी। पोस्ट टैक्स एमपीसी निकालने के लिए एमपीसी 1 माइनस टी कर देना। तो अगर टैक्स का रेट कितना है 20%, तो आपको क्या करना है, एमपीसी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 80% से, यानी 0.8 से। और अब 0.86 कितना हो गया, 48, 8 होगा ना, हाँ 0.48 हमारा क्या आ गया, पोस्ट टैक्स एमपीसी। तो मल्टीप्लायर में बस ये चेंज आएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू में 1 माइनस एमपीसी जो करोगे वो प्री टैक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, पोस्ट टैक्स आएगा। अदरवाइज मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मल्टीप्लायर 3 सेक्टर मॉडल में आया है, ये मल्टीप्लायर किस किस पे असर पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के खर्चे को बढ़ाओ तो भी मल्टीप्लायर असर पड़ेगा, अगर आप इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करो तो भी मल्टीप्लायर असर पड़ेगा, और अगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग इस इकोनॉमी में ऑटोनोमस खर्चा बढ़ गया तो भी क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग 3 सेक्टर मॉडल के मल्टीप्लायर को गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोल देते है वही चीज मल्टीप्लायर, बस नाम बदले जा रहे हैं। कुछ लोग उसे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोलते हैं, कुछ लोग उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, कुछ लोग उसे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। आमतौर पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपसे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पूछे तो समझ जाना हम कौन से सेक्टर, कितने सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। क्लियर है वाली चीज। अब एक चीज और बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। आखिरी चीज जो ये बताने वाली थी वो थी, हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट हमारा इक्विलिब्रियम दिखाना होता है। तो इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए 2 सेक्टर मॉडल में हमने क्या किया था, एग्रीगेट सप्लाई को तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 45 डिग्री लाइन। चाहे 2 सेक्टर मॉडल हो चाहे 3 सेक्टर मॉडल हो, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन। और उसका रीजन मैंने कल आपको बता दिया था, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज एज्यूम्ड टू बी फुली इलास्टिक। ठीक है जी। सारी कहानी जो हर सेक्टर में चेंज होएगी वो किसकी चेंज होएगी, एग्रीगेट डिमांड। पहले एक एक करके याद करते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में क्या था, सी प्लस आई। अगर आपको याद कराऊं, आई हमारा ऑटोनोमस है तो आई क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। सी अच्छे से हमने समझा था, सी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है,
ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, और इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो क्या निकल के आता है, एग्रीगेट डिमांड। यहां पर एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी इनकम होएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। टू सेक्टर मॉडल में किया था। अच्छा, टू सेक्टर मॉडल में मैंने एक चीज और बोली थी, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो सी प्लस आई किसके इक्वल है, सी प्लस एस। सी से सी कट गया तो इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन है, वेयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, यानी वेयर इंजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लीकेजेस इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तो एक और मैंने आपको चार्ट बनाया था इसी के जस्ट नीचे, जहां पर हमने यहां पर ये दिखाई थी आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ये दिखाई थी सेविंग, और जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है इक्विलिब्रियम दिखाने का। तो आप इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू भी दिखा सकते हो, और आप इक्विलिब्रियम किसके थ्रू दिखा सकते हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 12th क्लास में दो तरह के डायग्राम याद करते थे, आप क्वेश्चन में देखते थे इक्विलिब्रियम ADAS मॉडल में दिखाना है या एस और आई मॉडल में दिखाना है। अब मुझे एक बात बताओ, यही चीज 2 सेक्टर या 3 सेक्टर में करनी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा तो लगा नहीं रखा, 12th क्लास में 3 सेक्टर मॉडल था ही नहीं डायग्रामेटिकली, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बस इस बार एग्रीगेट सप्लाई को तो देखो भाई ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एग्रीगेट सप्लाई तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 45 डिग्री लाइन। बट इस बार एग्रीगेट डिमांड में 3 कंपोनेंट है, बताओ कौन कौन से, C प्लस आई प्लस जी। एक एक करके बताओ। आई हमारा क्या है, ऑटोनोमस, बना दिया आई। जी हमारा क्या है, ऑटोनोमस, बना दिया जी। और सी हमारा क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसमें 3 चीजें होंगी, सी प्लस आई प्लस जी। और इस बार एग्रीगेट डिमांड कर्व और सी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, जी और आई दोनों कांस्टेंट हैं, इसीलिए आई और एडी और सी अभी भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका लगभग सेम डायग्राम है, बस पहले C प्लस आई होता था, अब C प्लस आई के साथ साथ कौन आ गया है, G। मगर अब जरा दूसरा मॉडल देखो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के अंदर आपका हो गया C प्लस आई प्लस जी, और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या हो गया, C प्लस एस प्लस टी। C से C कट गया। तो अब जो आपने SI मॉडल पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, यही याद कर लिया था ना, SI मॉडल। SI मॉडल मतलब सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। बताओ कैसे बदल जाएगा, अब इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर सेविंग्स प्लस टैक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रटना है रट लो, नहीं तो रटोगे तो भूल जाओगे, इतनी सारी चीजें आपको बस दिमाग लगाना है। SI मॉडल आया कहां से, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस करते थे, इसीलिए क्या आ जाता था, I इज इक्वल टू एस। 3 सेक्टर मॉडल में इकलौता फर्क ये होगा, एग्रीगेट डिमांड में C प्लस आई के साथ क्या आ गया, G, और Y में C प्लस एस के साथ साथ क्या आ गया, टैक्स। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन निकल के आई इक्विलिब्रियम की, वो क्या होएगी, वेयर I प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। बात समझ में आती है यहां पर। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली बना के देखते हैं, ठीक है जी। एक एक करके मुझे बताओ, I कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल। G कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल। तो I प्लस जी बनाना है, वो भी कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आती है। 2 हॉरिजॉन्टल चीजों को ऐड करोगे तो जो कर्व आएगा वो भी क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। चलो सेविंग्स बताओ मुझे, सेविंग्स कैसी दिखती हैं, हमने अच्छे से समझा था लास्ट क्लास में। सेविंग्स पहले नेगेटिव होती हैं, फिर यहां पर वाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे, और फिर ऊपर निकल जाती है, ये होती है सेविंग्स। अब टैक्स के बारे में सोच के बताओ, टैक्स का कर्व, तो सोचो टैक्स का फॉर्मूला क्या था, टी बार प्लस टी वाई। इसका मतलब कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स होता है, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टैक्स कर्व बनाओगे तो टैक्स का कर्व इस तरह से बनेगा। यहां पर ये हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा टैक्स रेट के हिसाब से क्या होता जा रहा है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। टैक्सेस का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाई, बिकॉज इवन इफ द इनकम इज जीरो स्टिल टैक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ, इन 2 कर्व्स को ऐड करो, 2 कर्व्स को ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड करोगे ना, तो जो नया कर्व निकल के आएगा S प्लस टी, वो भी इन दोनों के बीच में निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि जो सेविंग नेगेटिव वाली है और जो टैक्स पॉजिटिव वाली है वो दोनों मिल जाएंगे, तो जो नया कर्व आएगा वो दोनों क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर इस तरह के मॉडल को बनाओ, आपने 2 सेक्टर मॉडल में बहुत बार बना रखा है इस तरह का कर्व, ये आई बनाते थे, ये सेविंग बनाते थे, और यहां पर इंटरसेक्ट कर लेते थे। अब बस फर्क क्या आएगा आपके कर्व में, कर्व देखने में अभी भी वैसा ही लगेगा,
बस फर्क ये है, ये वाला कर्व जो इतना नीचे से आ रहा है ना, थोड़ा ऊपर से हो जाएगा, और इस बार ये कर्व S+T है। बात समझ में आया? S+T आया कैसे? दो कर्व को जोड़कर आया, ये सेविंग कर्व नीचे से आया, ये T आया, इन दोनों को जोड़कर क्या आ गया? S+T। देखने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है। दो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को ऐड करोगे, एक नेगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव वाला है, तो जो नया आंसर आएगा वो दोनों के क्या आएगा? बीच में आएगा। तो आपका यहां पर कर्व आ जाएगा S+T, और यहां पर इस बार आएगा I+G, और यहां पर जो इक्वल टू ईच अदर है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो अगर आप अपनी बुक के अंदर ग्राफ देखोगे, ग्राफ है पेज नंबर 226, पेज नंबर 226 देखोगे तो सब कुछ लगेगा टू सेक्टर मॉडल जैसा, बस चेंज क्या आया है? पिछली बार एग्रीगेट डिमांड कर्व में C+I था, इस बार क्या आ गया है? C+I+G। बट ध्यान दीजिएगा, नया वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व पुराने वाले एग्रीगेट डिमांड कर्व के क्या है? पैरेलल, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस इस बार किसका आया है? G का, और G हमारा कांस्टेंट। आप चाहो तो इसी डायग्राम के अंदर G बना सकते हो, ये दिखाने के लिए कि G हमारा हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और नीचे वाला कर्व देखोगे, देखकर बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा पहले आप टू सेक्टर में बनाते हो, बस फर्क ये है वहां पर I था, यहां पर क्या आ गया? I+G, और वहां पर S होता था, यहां पर क्या आ गया? S+T। ठीक है जी, हमारा ये हो गया डन। थ्री सेक्टर मॉडल के ग्राफ भी हमने जो करने थे कर लिए। ये जो न्यूमेरिकल है ये मैंने कल आपको कराई दिए थे। अब आखिरी टॉपिक हमारा बचा, वो कौन सा मॉडल बचा? 4 सेक्टर मॉडल। पहले तो ये बताओ, 4 सेक्टर मॉडल में 3 तो हमारे पास ऑलरेडी सेक्टर चल रहे थे। कौन कौन से चल रहे थे? एक तरफ था हाउस होल्ड, दूसरी तरफ क्या था? प्रोड्यूसर, और तीसरी तरफ क्या था? गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये आपस में डील कर रहे थे, मैं बना नहीं रहा, ये हमने और बहुत बार यूज कर लिए। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ, फोर्थ सेक्टर जो आएगा उसका नाम क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग इसे प्यार से फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। और जैसे ही फॉरेन सेक्टर आएगा, इसकी प्राइमरली 2 तरह की इन्वॉल्वमेंट आएंगी। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट आएंगी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर आप रियल फ्लो के टर्म्स में देखो, रियल फ्लो के टर्म्स में एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाते हैं। बट मैंने आपको बताया था, जब हम सर्कुलर फ्लो बनाते हैं तो हम रियल फ्लो नहीं दिखाते, उसमें क्या दिखाते हैं? मनी फ्लो। तो हम एक्सपोर्ट को इंडिया से बाहर जाते हुए नहीं दिखाएंगे। एक्सपोर्ट को कैसे दिखाएंगे? बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, तो एक्सपोर्ट मुझे बताओ सर्कुलर फ्लो के अंदर लीकेज हो रही है या फिर इंजेक्शन हो रही है? इंजेक्शन। एक्सपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप फिजिकली सोचते हो, फिजिकली रियल फ्लो इंडिया से बाहर हो रहा है, और क्योंकि रियल फ्लो इंडिया से बाहर हो रहा है इसीलिए जो मनी फ्लो आ रहा है वो बाहर से इंडिया में आ रहा है। और अब इंपोर्ट्स बताओ, फिजिकली इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? बाहर के गुड्स एंड सर्विस इंडिया में आ रहे हैं। कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा, मगर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो पैसा है वो इंडिया से बाहर जाएगा। तो प्लीज टेल मी, जो इंपोर्ट का पैसा है वो इस पूरे सिस्टम के अंदर इंजेक्शन है या लीकेज है? लीकेज। हमारी एक एक्स्ट्रा लीकेज आ गई और एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन आ गई। मुझे सारी की सारी लीकेज गिनवा दो कौन कौन सी हैं। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, मैं पहले लीकेजेस की बात कर रहा हूं, 2 सेक्टर मॉडल में एक ही लीकेज होती है, कौन सी? सेविंग। जैसी 3 सेक्टर मॉडल में आते हैं तो हमारी लीकेज सेविंग के साथ साथ क्या आ जाती है? टैक्स। एंड व्हेन आई से द वर्ड टैक्स आई मीन नेट टैक्स, टैक्स माइनस द ट्रांसफर रिसीट। और जैसी 4 सेक्टर मॉडल आता है तो सेविंग तो है ही, टैक्स तो है ही, अब एक और लीकेज आ गई, कौन सी? इंपोर्ट। ठीक है जी, हमारी इंजेक्शंस गिनवा दो जल्दी से। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर एक ही इंजेक्शन है, कौन सी इंजेक्शन है? इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर एक और इंजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर एक और इंजेक्शन है, इंपोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं X से, इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं M से। I से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि I वर्ड ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट को दे रखा है। तो एक्सपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय X, इंपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। आर वी क्लियर यहां तक? ठीक है जी, चल सकते हैं। फिर अब वापस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम तो वहीं पर ही अचीव होगा वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब हमारी प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड आउटपुट बोल लो, या इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? Y। और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, इकोनॉमी में खर्चा करने वाले कौन कौन आ गए? पहले 2 सेक्टर मॉडल में खर्चा करने वाला कौन होता था? हाउस होल्ड सेक्टर। और बिजनेस सेक्टर का क्या दिखाते थे? I।
3 सेक्टर मॉडल में जैसी गवर्नमेंट आ गई तो एक और पर्सन आ गया, क्या, जी। और अब कौन खर्चा करने के लिए आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो आइडियली एग्रीगेट डिमांड में 4 चीजें होनी चाहिए, बताओ कौन कौन सी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट। बट रुको, इंपोर्ट भी तो हो रहा है। जब आप C प्लस आई प्लस जी करते हो, यानी जब आप बोलते हो हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा किया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने खर्चा किया, गवर्नमेंट सेक्टर ने खर्चा किया, तो उन्होंने सिर्फ इंडियन वालों पे खर्चा किया होगा या इंपोर्ट पे भी किया होगा, इंपोर्ट। भाई मैंने खर्चा किया, मेरा साल का पूरा खर्चा 10 लाख रुपए का है, 10 का 10 लाख मैंने इंडियन मेड गुड्स एंड सर्विस पे लिए किया होगा या इंपोर्ट पे भी किया होगा, इंपोर्ट। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका है सी में से वो वाला हिस्सा निकाल दो जो इंपोर्ट पे गया है, आई में से वो वाला हिस्सा निकाल दो जो इंपोर्ट पे गया है, और जी में से वो खर्चा निकाल लो जो इंपोर्ट पे गया है। नहीं तो एक तरीका और है, इनको पूरा ही रहने दो और इस पूरी इक्वेशन से इंपोर्ट को क्या कर दो, माइनस। एंड दैट इज व्हाई आपको 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया गया था। मुझे नहीं पता आपने समझा था या रटा था। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ब्रैकेट में हम क्या करते थे, एक्स माइनस एम। आप ये बोलते थे हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं समझो जरा, आप खर्चे में एक्सपोर्ट को पूरा ऐड कर रहे हो और इंपोर्ट को माइनस। पता क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन 3 फिगर्स के अंदर, कौन कौन सी 3 फिगर में, सी आई और जी, इसके अंदर डोमेस्टिक वाला खर्चा भी जुड़ा है और इंपोर्ट भी जुड़ा है। हम असली में इन तीनों में से इंपोर्ट को बाहर कर रहे हैं, बस फर्क है वो दिखाने का तरीका हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एम। तो ये मत कहना कि नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर रहे हो, बोल सकते हो नेट एक्सपोर्ट है, बट लॉजिकली सोचो एक्सपोर्ट को पूरा ऐड कर रहे हैं और इंपोर्ट को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी कहां पे जुड़ा हुआ है, सी आई और जी। तो एनीवेज जैसे भी याद करना है, हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है जी। अब एक एक करके मुझे बताओ, ये 3 कंपोनेंट का नेचर तो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार रिवाइज करा दो। सी के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी वाई डी। वाई डी का मतलब क्या होगा, वाई माइनस टैक्स प्लस टी आर। टी आर तो होगा ऑटोनोमस, और टैक्स जो है उसमें कुछ ऑटोनोमस होगा और कुछ क्या होगा, इंड्यूस्ड। आई बड़ा सिंपल है, हमारी पूरी थ्योरी में आई को हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, ऑटोनोमस, अकॉर्डिंगली ये कांस्टेंट है। जी मैंने आपको प्रूव किया था लास्ट क्लास में, जी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए वो भी क्या होता है, ऑटोनोमस। अब एक एक करके बात करते हैं। 2 नए कैरेक्टर आए हमारी कहानी में, कौन कौन से, एक्स और एम। एक बार जल्दी से बोलो, एक्स कौन है, एक्सपोर्ट्स। सोच के देखो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो इंडिया से हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो इंडिया के लोगों की इनकम पे डिपेंड करता है या इंडिया के बाहर के लोगों की इनकम पे डिपेंड करता है। इंडिया के लोग अमीर होंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट हमारे पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है, एक्सपोर्ट को खरीदने वाले कौन है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो एक्सपोर्ट इनकम पे डिपेंड करता है, बट प्लीज टेक केयर, इंडिया की इनकम पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे ये बताओ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम एंडोजिनस फैक्टर है या एक्सोजिनस है, एक्सोजिनस। दैट इज व्हाई हमारी थ्योरी में एक्सपोर्ट्स को हम क्या मान के चलते हैं, ऑटोनोमस। लॉजिक समझ में आया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक्सपोर्ट इनकम पे डिपेंड करेगा। आई एग्री, एक्सपोर्ट इनकम पे डिपेंड करेगा, बट द प्रॉब्लम इज वो इंडिया की इनकम नहीं है, वो किसकी इनकम है, इंडिया के बाहर की। एग्जांपल लेता हूं, आज की डेट में पिछले कुछ सालों से, कोविड के बाद से, इनफैक्ट रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद से, यूरोप के सारे देश या तो स्टेगनेंट है या रिसेशन में है। यूरोप के सारे देश, क्योंकि यूरोप में रशिया से ऑयल आता था, रशिया से गैस आती थी, लड़ाई में उन्होंने बोल दिया रशिया से हम तुम्हारी गैस नहीं लेंगे। उसने कहा मत लो, गैस नहीं खरीदोगे रशिया से तो बर्बाद हो जाओगे। वही बर्बादी हो रही है। जर्मनी नेगेटिव के अंदर है, ब्रिटेन नेगेटिव के अंदर है, फ्रांस नेगेटिव के अंदर, और जो छोटे मोटे देश हैं वो तो सब नेगेटिव के अंदर ही चल रहे हैं। पिछले 4 साल से यूरोप रिसेशन में चल रहा है। अच्छा, यूरोप किसका कस्टमर है, इंडिया का। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं, इंडिया की इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, मगर यूरोप की इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, एज ए एक्सपोर्टर मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मेरे को इंडिया का चार्ट डालना है 8% का, क्योंकि मेरा कस्टमर इंडिया में नहीं बैठा, मेरा कस्टमर कहां बैठा है, यूरोप में। मेरा कस्टमर कहां बैठा है, यूएस में। मेरा कस्टमर बैठा है चाइना में। ये तीनों कंट्री स्लो डाउन में है। इसलिए एक्सपोर्टर, मुझे बताओ, आपकी जान पहचान में अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर पिछले 2-3 साल में बहुत खुश दिखेगा आपको या परेशान दिखेगा, परेशान। आप उसको देखकर कह रहे हो यार पता नहीं क्यों परेशान है, इंडिया तो 8% पे ग्रो कर रहा है। वो इंडिया ग्रो कर रहा है ना, इसीलिए एक्सपोर्ट इंडिया की इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इंडिया की इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एक्सपोर्ट को क्या लिया जाता है, ऑटोनोमस। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमस है तो अब हमारी क्या क्या चीजें ऑटोनोमस हो गई। आई ऑटोनोमस हो गया, जी ऑटोनोमस हो गया, एक्स ऑटोनोमस हो गया। ठीक है जी। और सी जो है वो तो क्या है,
अपवर्ड है हमारा। तो ये हमारे अल्टीमेटली चार चीजें हो गई, आई ऑटोनमस, जी ऑटोनमस, एक्सपोर्ट ऑटोनमस, और क्या हो जाएगा हमारा सी भी ऑटोनमस। बट रुको, एक और चीज भी है जिसके बारे में बात करनी है। एक्स के बाद आखिरी चीज क्या है, एम। एक बार जल्दी से बताओ, एम का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स। अब मुझे सोच के बताओ, इंपोर्ट इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहे हैं, क्या इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो इंडिया की इनकम पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? एक बार जल्दी से बताओ, इंडिया की इनकम अगर बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ेंगे या कम होंगे? आमतौर पे इंडिया की इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स डिमांड करेंगे, और ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स डिमांड करेंगे तो इंडिया के इंपोर्ट बढ़ेंगे। बट रुको जरा, कुछ इंपोर्ट ऐसे होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं, तो यहां पर भी ना दो तरह की चीजें आती हैं, एम बार प्लस एम वाई। जल्दी से बताओ, एम बार का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस इंपोर्ट्स, वो इंपोर्ट जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो, इंडिया में ऐसे कौन से इंपोर्ट हैं, इंडिया अमीर हो या गरीब हो, ये तो इंपोर्ट करनी पड़ेंगे? ऑयल। क्या ऑयल हम खुद, हमारे पास ऑयल है या मंगवाना पड़ता है? मंगवाना। हमें तो रिफाइन करना आता है, रिफाइन करना आता है हमें, मगर क्रूड ऑयल तो मंगवाना पड़ता है, मजबूरी है। नेचर ने हमें दिया ही नहीं, दिया तो बहुत लिमिटेड दिया, जनसंख्या 150 करोड़ की दी, चलो नेचर ने दी वो तो हमने खुद ही बना ली, बट इन एनी केस 150 करोड़ की जनसंख्या के कंटेक्स्ट में क्या हमारे पास ऑयल और नेचुरल गैस है? नहीं। इसलिए कुछ इंपोर्ट ऐसे हैं जो देश चलाने के लिए जरूरी हैं, करने ही पड़ेंगे। हर देश के लिए मजबूरी है। इंडिया के लिए ऑयल मजबूरी है, इंडिया खाना खुद बना लेता है। इंडिया के पास में ही मालदीव्स है, इंडिया के पास में ही मॉरिशियस है। मॉरिशियस और मालदीव्स आपको बताओ वर्ल्ड मैप पे पानी के आइलैंड कंट्री हैं, इनके पास अपना खाना ही नहीं है। मॉरिशियस के अंदर सारा खाना कहां से इंपोर्ट होता है? इंडिया से। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियस गए हैं और वहां पर उनको ग्रैंड वेलकम मिला है, मिलेगा ही ना, खाना ही सारा इंडिया से जाता है। जो बंदा तुम्हें खाना बेचता है, जिस देश से खाना मिलता है तुम्हें, उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करोगे ही करोगे, तो खाना पर रुक जाएगा। मालदीव्स, लास्ट 2 साल पहले 1.5 साल पहले बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, इंडिया के पॉलिटिशियन ने उनको कुछ बोला, उन्होंने वही बोला, अब दोस्ती यारी सब बरकरार है। होगी, बताओ क्यों? मालदीव्स के अंदर सारा खाना पीने का सामान कहां से जाता है? इंडिया से। तो मालदीव्स और मॉरिशियस की दिक्कत यह है, उनके लिए ऑटोनोमस इंपोर्ट है खाना पीना। हमारे लिए खाने पीने की कमी नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम खाना पीना बना लेते हैं। हमारी मजबूरी क्या है? ऑयल। ऑयल हमें मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लेना पड़ता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री की अपनी मजबूरी है, वहां डेजर्ट है, सारा डेजर्ट है, तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उन्हें एग्रीकल्चर। हर देश की कोई ना कोई मजबूरी होती है, और उस मजबूरी का नाम क्या होता है? एम बार। मतलब ये वो इंपोर्ट है जो आपके देश की इनकम पे डिपेंड नहीं करता। और अब मुझे बताओ, एम वाई का मतलब क्या हो गया? कौन से इंपोर्ट हो गए? इंड्यूस्ड इंपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे इस देश की इनकम बढ़ेगी, क्या उस देश का इंपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस। और यहां पर एक छोटा एम आ रहा है, इस छोटे एम को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अभी तक आपने 2 तरह की मार्जिनल प्रोपेंसिटी पढ़ी थी, बताओ कौन कौन सी? एमपीसी, एमपीएस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता था? अगर इनकम चेंज होएगी, उस इनकम चेंज होने की वजह से कितना पोर्शन तुम खर्च कर दोगे। अगर 100 रुपए की इनकम बढ़ेगी, उस 100 रुपए में 80 रुपए खर्च कर दोगे, तो आपका एमपीसी क्या होता था? 0.8। एमपीएस क्या होता था? आपकी अगर इनकम बढ़ रही है, उसमें से वो पोर्शन जो आप क्या कर लोगे? सेव। अब मैं आपको एक नया वर्ड बता रहा हूं, जो एमपीसी का पार्ट ही होता है, इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी, 100 रुपए का वो हिस्सा जो इंपोर्टेड गुड्स पे खर्च हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यानी ये फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन इंपोर्ट्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। और जस्ट लाइक एमपीसी और एमपीएस, ये भी पूरी इकोनॉमी के लिए निकाला जाता है, इसलिए इसे भी क्या एज्यूम किया जाता है? कांस्टेंट। वैसे तो हर इंसान की अलग अलग मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंपोर्ट होगी। जरा ध्यान से देखो, अमीर इंसान ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स यूज करता है या गरीब इंसान ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स यूज करता है? अमीर इंसान जाते ही, जैसी अमीरी आती है, उसको इंडियन गुड्स बेकार लगने लग जाते हैं, यस और नो। और हर देश के साथ यही प्रॉब्लम है, जैसे अमीर होते चले जाते हो, आपको अपने देश के गुड्स बेकारते हैं, यानी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट बढ़ जाती है। मगर अगर आपकी इनकम कम होती है, तो आप कोशिश करते हो इंपोर्टेड गुड्स ना यूज करके इंडियन मेड गुड्स यूज करने के। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये अलग अलग होता है, बट हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? इकोनॉमी के लेवल पे। इसीलिए एमपीसी भी कांस्टेंट होता है, एमपीएस भी कांस्टेंट होता है, और एमपीआई वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है वाली चीज? तो अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ, सारी चीजें फिर से रिपीट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। पहले तो बताओ इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, उनको निकालो जल्दी से। आई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, एक्सोजेनस बोल लो, ऑटोनोमस बोल लो, कांस्टेंट बोल लो, आपकी मर्जी।
सी के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा? ए प्लस बी वाई डी। ए क्या है? ऑटोनोमस, और बी वाई डी क्या है हमारा? इंड्यूस्ड। और इसके अंदर अगर वाई डी की बात करूं तो वाई माइनस टैक्स प्लस टी आर। टी आर क्या है? कांस्टेंट। टैक्स क्या है? कुछ कांस्टेंट, और बाकी क्या है? इंड्यूस्ड। और अगर एम की बात करूं, एम क्या हमारे? इंपोर्ट्स, कुछ कांस्टेंट है और बाकी क्या है? इंड्यूस्ड। क्लियर है वाली चीज? अब जरा एक बार मुझे कर्व बना के दिखाओ एग्रीगेट डिमांड कर्व का। अगर आप रट्टा ना मारो और खुद बनाने की कोशिश करो तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसे एनएक्स भी बोलते हो आप। एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट। पहले ऑटोनोमस वाली चीजें बना लें। ये हमारा आई है, ये हमारा सी है। मैं वन बाय वन चलता हूं। टू सेक्टर मॉडल का अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है तो टू सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया सी प्लस आई। सिंपल है। थ्री सेक्टर मॉडल के लिए एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस हो गया, क्या? जी। वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो अब थ्री सेक्टर मॉडल का बनाना है तो C प्लस आई प्लस जी। एक चीज नोट करोगे, टू सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व और थ्री सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व दोनों क्या है? पैरेलल, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो G के इक्वल है और G हमारा क्या है? कांस्टेंट। अगर इतना समझ में आया तो अब फोर सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है। उसमें दो नए कैरेक्टर आए हैं, बताओ कौन कौन से? x माइनस एम। देखो x तो मैं ये बता देता हूं, x तो कांस्टेंट है, बट m कांस्टेंट है नहीं। m के अंदर क्या है? m बार कांस्टेंट है, बट बाकी क्या है? इंड्यूस्ड। यानी m अगर बनाऊं तो m समवेयर लाइक दिस बनेगा। इसके जरूरी नहीं है पैरेलल बने, वो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। m इस तरह से बनेगा, अपने हिसाब से जाएगा। और अब जब एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाओगे, ध्यान देना, एग्रीगेट डिमांड कर्व इन टू सेक्टर मॉडल, एग्रीगेट डिमांड इन थ्री सेक्टर मॉडल, ये तो पैरेलल थे, बट जो अब एग्रीगेट डिमांड बनेगा वो इसके पैरेलल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो फोर सेक्टर मॉडल है उसमें C प्लस आई प्लस जी तो है ही है, वो तो है, बट अब जो नई चीज आई है वो क्या आई है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कांस्टेंट है बट इंपोर्ट कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा था वो ये था, टू सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व और थ्री सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व वो तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मगर फोर सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व पैरेलल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आती है बात? अच्छा, अगली चीज और बताओ, जो फोर सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ध्यान से सुनना, ये थ्री सेक्टर का रेड में बना रखा है। फोर सेक्टर वाला ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, पैरेलल नहीं होगा, बट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, दोनों तरफ जा सकता है, मगर किस बात पर डिपेंड करता है? आप देखो, C प्लस आई प्लस जी, एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अच्छा, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, यानी उनका ट्रेड सरप्लस होता है, और कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जिनकी इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम, यानी उनका ट्रेड डेफिसिट। ध्यान दो, अगर मेरे देश का ट्रेड सरप्लस है तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम, तो उस केस में मेरा कर्व जो होगा ना वो थ्री सेक्टर मॉडल के मुकाबले ऊपर की तरफ जाएगा। अगर थ्री सेक्टर मॉडल के मुकाबले मेरा एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मैं एक ऐसा देश हूं जहां पे ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट ज्यादा ऐड होते हैं, इंपोर्ट माइनस होते हैं, तो जरा से होते हैं। बट मुझे बताओ, इंडिया का सरप्लस है या डेफिसिट है? काश इंडिया का सरप्लस होता, बट प्रॉब्लम यह है इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम। और उसका कारण दो चीजें हैं जो सबसे बड़ी कारण है इंपोर्ट बढ़ाने की, एक ऑयल और एक गोल्ड। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इंडिया के ही गवर्नमेंट के लिए दो चीजें हैं जिनके वो इंपोर्ट कम ही नहीं कर पा रही है। कौन कौन से? ऑयल और गोल्ड। ऑयल का तो चलो मैं फिर भी सोचता हूं, इट विल टेक साइंटिफिक रिसर्च, यू हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑयल, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च चल रही है, एथेनॉल पर रिसर्च चल रही है, इलेक्ट्रिक पर रिसर्च चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही है, और इस बार के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी की भी बातें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, 15-20 सालों के अंदर ऑयल को रिप्लेस कर देंगे धीरे धीरे करके। बट गोल्ड, बताओ, गोल्ड के बिना देश नहीं चलेगा। गोल्ड, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। इंडिया के घरों के पास, हाउस होल्ड सेक्टर का इतना गोल्ड है जितना दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स के पास है। उतना गोल्ड तो हम लोगों के घरों में पड़ा है, सबके, मतलब एक किसी की नहीं कह रहा, सबके मिलाकर, और वो सब वेस्ट पड़ा है। सबसे बड़ी बात, तिजोरियों में धक्के खा रहा है वो। इट्स अ वेरी अनप्रोडक्टिव एसेट। और आपको अगर लगता है अरे नहीं नहीं मेरा गोल्ड है, मेरी आन, मेरी शान, मेरा बान, सब कुछ है, वो हम बोलते हैं ना अपने कल्चर में, गोल्ड बेचना इज द लास्ट रिजॉर्ट, घर के बर्तन बेच देंगे,
मगर गोल्ड बेचना इज द लास्ट रिसोर्ट। आप समझो इंडियंस की जो आदत है गोल्ड होल्ड करने की, शादी हो कुछ भी हो गोल्ड होल्ड करने की, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। इंडिया का गोल्ड तो है नहीं, कोई गोल्ड की खदानें तो है नहीं, वो केजीएफ मूवी में जो दिखाई थी असली में कोई खदान नहीं है हमारे पास। तुम्हें लग रहा होगा कि खदान है वहां से निकलता है, कुछ भी नहीं है, सारा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और इस गोल्ड को इंपोर्ट कर करके हमारा ट्रेड सरप्लस है या डेफिसिट है, डेफिसिट। अब प्रॉब्लम समझो, अगर डेफिसिट है तो अब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कब होगा ना 3 सेक्टर मॉडल में, वो जैसी 4 सेक्टर मॉडल में आएगा वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उल्टा वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो आप 2 चीजें यहां पर नोटिस करेंगे, आओ जल्दी से देखो डायग्राम के अंदर। पहली चीज जो आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, पेज नंबर हमारा दे रखा है 230। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी जो है वो देखो, अगर क्या 2 सेक्टर मॉडल के साथ, सॉरी अगले पेज वाला है, अगले पेज वाला है। ये देखो पहला है सी, फिर क्या बनाया हमने सी प्लस आई। सी प्लस आई क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, कौन से सेक्टर मॉडल का, 2 सेक्टर। फिर सी प्लस आई प्लस जी, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड 3 सेक्टर मॉडल का। और अब इस डायग्राम में देखो इन्होंने क्या किया है, जो बोल्ड में किया हुआ है ये 4 सेक्टर मॉडल का है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। 2 ऑब्जर्वेशन लोगे, पहली चीज 4 सेक्टर मॉडल का एग्रीगेट डिमांड कर्व 3 सेक्टर या 2 सेक्टर के मुकाबले पैरेलल नहीं है। और दूसरा, इस डायग्राम के अंदर ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे। यानी इस कंट्री के अंदर, मुझे बताओ इस कंट्री के अंदर ट्रेड का सरप्लस है या डेफिसिट है, डेफिसिट। सरप्लस होता ये पता कहां जा रहा होता, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो 2 चीजें नोटिस करो, जल्दी से यहां पर नोट डाउन करो। पहली चीज इसी के नीचे लिखो, एग्रीगेट डिमांड कर्व in 4 sector model is not parallel to aggregate demand curve in 3 sector model। रीजन बड़ा सिंपल है, एक्सपोर्ट्स आर कांस्टेंट बट इंपोर्ट्स आर नॉट कांस्टेंट। इंपोर्ट कांस्टेंट नहीं है, इंपोर्ट का कुछ पार्ट इंड्यूस्ड होता है और कुछ पार्ट ऑटोनोमस होता है, इसीलिए जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है पुराने वाले के पैरेलल नहीं होगा। सेकेंडली, एग्रीगेट डिमांड कर्व इन 4 सेक्टर मॉडल इज लोअर देन एग्रीगेट डिमांड इन 3 सेक्टर मॉडल। ऊपर वाले डायग्राम को देख के बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा तभी होगा इफ x माइनस एम, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपने ऐड किया है, इज नेगेटिव। x माइनस एम नेगेटिव का मतलब ये है उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स आर कम एज कंपेयर टू उस कंट्री के इंपोर्ट्स। और इस चीज को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट ट्रेड बैलेंस भी बोल देते हैं, नहीं तो आप वर्ड लिख लो ट्रेड डेफिसिट। ये सारा मैंने इसलिए लिखवाया, अभी इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पूछता है इस कंट्री का डेफिसिट सरप्लस में, इस कंट्री का ट्रेड सरप्लस है या फिर ट्रेड डेफिसिट है। क्लियर है, 4 सेक्टर मॉडल हो गया डन। अब जरा 4 सेक्टर मॉडल का एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। वही सेम चीज, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करना है, बट इस बार थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। सी आई और जी के अलावा एक नई चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एम। ये लिख लिया तो बताओ, हाँ जी चलें। मल्टीप्लायर की बात बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा क्या है, आओ जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 17, इट इज ऑन पेज नंबर 233। द कंजम्पशन फंक्शन इज 40 प्लस 0.8 YD। टी दे रखा है 0.1 Y, यानी टैक्सेस हमारे ऑटोनोमस नहीं है, टैक्सेस हमारे क्या है, इंड्यूस्ड। आई है 60 करोड़ का, जी है 40 करोड़ का, दोनों के दोनों ऑटोनोमस हैं। अगर देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक्स यानी एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बात हमारे क्या है, ऑटोनोमस। और एम क्या दे रखा है, 0.05 Y। इस देश के अंदर कोई कोई ऑटोनोमस इंपोर्ट नहीं है, सारे के सारे जो इंपोर्ट हैं वो क्या है, इंड्यूस्ड। और मुझे बताओ 0.05 हमारा क्या है, 0.05 इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और एक बार ये निकल जाएगा तो बाकी चीजें निकलवाएंगे। लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहली चीज AD इज इक्वल टू AS।
इक्विलिब्रियम, किसी भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम ही रहता है, सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म होती है। एग्रीगेट सप्लाई को क्या लिख रहा हूं, वाई। एग्रीगेट डिमांड को सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आइए जरा शुरू करते हैं। सी को क्या लिखेंगे 40 प्लस 0.8, बट ध्यान दो वाई डी को क्या लिखेंगे, वाई डी वाई माइनस टैक्स। टैक्स में देखो क्या है 0.01 वाई। टीआर दे नहीं रखा तो टीआर के बदले में क्या दे रहा हूं, निल। ठीक है, फिर आई और जी हमारा कांस्टेंट है, आई है 60, जी है 40 करोड़, और एक्स माइनस एम की बात करें 58 माइनस हमारा एम, वैसे तो एम बार भी होना चाहिए था बट दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, 0.05 वाई। ठीक है, अब 5वीं क्लास का सवाल बन गया, बस आपको आंसर निकालना है, निकालो जल्दी से। 40 प्लस 60 ये हो गया 140, 140 में मैं अगर ये ऐड कर दूं तो 198 प्लस 0.8 y माइनस 0.9 y माइनस 0.05 y, y इज इक्वल टू 198 प्लस 0.72 y माइनस 0.05 y, y इज इक्वल टू 198 प्लस 0.72 में से 0.05 माइनस करा तो 0.67 y, 0.67 इधर चला जाएगा तो 0.33 y इज इक्वल टू 198, y इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 0.33, 198 इंटू 3 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 600 अप्रोक्सीमेटली। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी है 600। अब जरा क्वेश्चन में देखो और क्या पूछा है। क्वेश्चन ने बोला है अगली चीज क्या निकालो, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट तो दे ही रखे हैं क्वेश्चन में, कितने हैं 58, और इंपोर्ट कितने हैं 0.05 y। निकाल दो जरा, 0.05 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 600 से, 600 इंटू 0.05 कितना हो गया 30। तो हमारा एक्सपोर्ट है 58, इंपोर्ट है 30, 58 में से 30 गए कितने आया 28। और क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है ये कंट्री ट्रेड सरप्लस में या ट्रेड डेफिसिट में है, बता दो भाई, इतना सा सरप्लस है डेफिसिट है, सरप्लस। 58 माइनस 30 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सरप्लस, तो हमारा इस केस के अंदर आंसर आया 58 और ये आंसर क्या हो जाएगा सरप्लस। फिर आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अगर एक्सपोर्ट 6.25 से इंक्रीज हुए, फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस इस बार 58 की जगह आप अपने एक्सपोर्ट को कितना रख लेना 64.25। क्लियर है वाली चीज। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा इसी के नीचे, या पहले ना आपको एक और चीज बता देता हूं, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने जानबूझ के मल्टीप्लायर डिफाइन करवाया था। मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 सेक्टर मॉडल में क्या होती है 1 माइनस एमपीसी, या 1 डिवाइड बाय क्या कर सकते हो एमपीएस। 3 सेक्टर मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया था 1 माइनस एमपीसी, बट इस बार एमपीसी प्री टैक्स वाला नहीं लेना, क्या लेना है पोस्ट टैक्स। अब 4 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर में हल्का सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा 1 माइनस एमपीसी पोस्ट टैक्स वाला तो लूंगा ही लूंगा, यहां तक तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा प्लस एम। एम क्या बला थी अभी, बड़े वाला एम नहीं बोल रहा, छोटे वाला एम, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो हमारा फॉर्मूला बस ये चेंज हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी पोस्ट टैक्स वाला, और प्लस क्या कर दिया जाएगा ऐड एम कर दिया जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन कौन सा मॉडल 4 सेक्टर मॉडल। अब एक बार 4 सेक्टर मॉडल में मुझे बता दो क्या बदल सकता है जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजों को बदला जा सकता है, मैं एक बार लिख देता हूं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, C के अंदर भी कंपोनेंट कौन से हैं A प्लस बी वाई डी। अब मुझे बताओ क्या क्या चीजें, अच्छा इसको भी कंपोनेंट को चेंज कर देते हैं, M बार और M वाई। आप मुझे बताओ मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए इकोनॉमी में क्या चीज नई डाली जा सकती है, जो चीज नई डाली जा सकती है उसी का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ये तो चेंज नहीं हो सकती, ये भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों इनकम पे डिपेंडेंट है। तो अब मेरी इकोनॉमी को पुश स्टार्ट करने के लिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट को लाने के लिए क्या क्या बदला जा सकता है। थ्योरेटिकली क्या बदला जा सकता है, ए मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए खर्चा, आमतौर पे सरकार इससे छेड़खानी नहीं करेगी। तो सरकार इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पहला क्या बढ़ाने की कोशिश करेगी, आई, फिर क्या बढ़ाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, और अब एक और चीज भी आपकी इकोनॉमी को पुश कर सकती है, वो क्या है एक्सपोर्ट्स। अगर आपके देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स भी, अगर आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स लेट्स से 10,000 करोड़ से बढ़ गए इंडिया के एक्सपोर्ट, तो इकोनॉमी पे इसका असर 10,000 करोड़ नहीं होगा, इकोनॉमी पे असर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। तो मुझे बताओ फाइनली कोई भी कंट्री 2 सेक्टर मॉडल में नहीं काम करती, 3 सेक्टर में नहीं करती, हर देश आज के डेट में कौन से सेक्टर में काम कर रहा है 4।
तो आप मुझे क्रक्स बताओ, चैप्टर 5 के अंदर बहुत काम आएगा। अगर किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाना है, ग्रोथ लानी है, जीडीपी बढ़ानी है, इंडिया को 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाना है, तो इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से ग्रोथ आएगी? आपको कोई ना कोई ट्रिगर देना पड़ेगा मल्टीप्लायर से। वो ट्रिगर क्या क्या हो सकता है? आई, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए सरकार हर समय एफडीआई मांगती रहती है, इंडियन बिजनेसमैन को कहती है और इन्वेस्ट करो, और अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो सरकार बहुत खुश होती है। अगली चीज क्या करेंगे जी, गवर्नमेंट को लोन ले लेके और खर्चे करने पड़ेंगे, बट प्रॉब्लम ये है लोन एक लिमिट तक ले सकते हैं, इसलिए अंधाधुंध नहीं ले सकते, हर साल थोड़ा थोड़ा लोन लेना पड़ेगा, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो इंडिया को फायदा देगी वो क्या है? एक्सपोर्ट। अपने इंपोर्ट को कम रखो, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। इन शॉर्ट, अगर आपके नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यस, ठीक है जी। और 3 चीजों का मल्टीप्लायर है, इसलिए कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं? फॉरेन मल्टीप्लायर। ध्यान दो, फॉरेन मल्टीप्लायर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे लगेगा। फॉरेन मल्टीप्लायर का असर इन्वेस्टमेंट पे भी आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। बस फर्क ये है क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल के अंदर फॉरेन भी आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? फॉरेन मल्टीप्लायर। तो आपकी किताब में नाम बदल रहा है। 3 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर का नाम क्या रख रखा है? गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। 2 सेक्टर मॉडल में क्या रख रखा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर ए को भी कंसिडर कर लें तो क्या है? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब क्या है? सेम, बस सेक्टर चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। अब लगे हाथ जरा, इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी नहीं है, बताई दो। इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी नहीं है, बट बता दो मल्टीप्लायर क्या होगा। 4 सेक्टर मॉडल है, फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस एमपीसी, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स प्लस एम। जरा डालते हैं एमपीसी, जरा देखो क्वेश्चन के अंदर कितना है? 0.8। टैक्स रेट कितना है? 0.1। तो आप क्या करोगे? 1 माइनस 0.8, 1 टैक्स रेट है 0.1, तो इसको क्या कर दूंगा? 0.9 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितना है अपना? 0.05। तो एक बार डिनोमिनेटर में सॉल्व करो। 1 माइनस 0.72 प्लस 0.05 करना भाई। डिनोमिनेटर में क्या निकल के आएगा? अरे पहले डिनोमिनेटर तो बताओ। 0.023, सिर्फ 23, 0.23 और 1 डिवाइड बाय 0.23 करोगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4. तो ये हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। अगर आप इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक चीज बढ़ाते हो, कौन कौन सी चीज बढ़ाई जा सकती है? आई, जी, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हो, या ऑटोनोमस। कोई भी चीज 100 रुपए से बढ़ाओगे तो आंसर आपका जो इनकम में चेंज आएगा वो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.34, 434 से फर्क आएगा। टेस्ट करके दिखाऊं आपने मल्टीप्लायर सही निकाला या नहीं? टेस्ट करके दिखाता हूं। हमारी इनकम आंसर में क्या निकाल के दिखाई थी हमने? 600 करोड़। अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने बोला था एक्सपोर्ट को 6.25 से बढ़ाओ। एक तरीका यह है 6.25 को बढ़ाकर फिर से पूरा आंसर निकालो। एक शॉर्टकट निकाल के दिखाता हूं। अगर मेरे एक्सपोर्ट 6.25 से बढ़ेंगे तो आप खुद बताओ इनकम कितने से बढ़ेगी? एक्सपोर्ट अगर 6.25 से बढ़ेंगे तो इनकम कितने से बढ़ेगी? मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो और आप एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। एक तो कैलकुलेटर सारे रख के ऐसे करके बैठे हुए हैं सारे। हाँ, लोन चुकता करना है मैंने और लोन मांग रहे आए हो मेरे से। 27.125। आप 600 में 27.125 करो, क्या आंसर हमारा नए वाला आंसर क्या निकल के आया है? 619। मोटा मोटा आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है आपने ना अप्रोक्सीमेशन कर ली होगी यहां पर। अगर आप यहां पर अप्रोक्सीमेशन ना करो, एग्जैक्ट डेसिमल से लेकर करो, आपका आंसर 619 ही आएगा। लो, तुमने पहले तो बोला नहीं, अब तुमने कैलकुलेटर निकाला है तो अब बोल रहे हो। बताओ फिर, बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ रही है? मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो अब 6.25 इंटू 3 कर दो। चलो फिर, अगर मैं एक्सपोर्ट 6.25 से बढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इनकम कितनी बढ़ेगी? 18.75। 600 की इनकम थी पहले, 18.75। आंसर नया आना कितना आना चाहिए? 618.75। क्या लगभग आपका आंसर 619 उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। अगर आप फॉर्मूला रटने वाले बच्चे हो तो रटो फॉर्मूला और फिर से शुरू हो जाओ। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसमें एक्सपोर्ट की फिगर को बदल देना, लगे रहो और आंसर निकाल लो। अगर आप लॉजिकली समझ के कर रहे हो तो दिमाग लगाओ। मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 3, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो आप,
मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, मेरा नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, या मेरा ऑटोनोमस खर्चा बढ़ा दो। अगर आप 1 रुपए से बढ़ाओगे तो इनकम में चेंज कितना आएगा? 3 का। तो क्वेश्चन ने यही तो बोला है, एक्सपोर्ट 6.25 से बढ़ाया है, 6.25 से बढ़ाया, 6.5 से 6.25 से एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इनकम कितने से बढ़ेगी? 18.75। पुरानी इनकम 600 थी, नई इनकम 618.75, यानी लगभग कितनी आएगी? 619। क्लियर है वाली चीज हमारी? समझ में आया क्या चल रहा है? चलो जी अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक। एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा सी दे रखा है, ये आई दे रखा है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है जी। टैक्स हमारा 0 है, बहुत ही बढ़िया। एक्सपोर्ट है 20, इंपोर्ट है 10 प्लस 0.75। ये जो 10 है ये हमारा क्या है? ऑटोनोमस इंपोर्ट है। और 0.05 क्या है? हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जिसको हम छोटे वाले m से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम? फिर ट्रेड बैलेंस बताओ और फिर मल्टीप्लायर बताओ। करें शुरू। सबसे पहले कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स को लिख रहा हूं एक्स माइनस एम। वाई इज इक्वल टू सी को लिखेंगे क्या? 60 प्लस 0.9 वाई डी है। वाई डी को मैं ओपन कर दूंगा, वाई डी क्या हो जाएगा? वाई माइनस टैक्स है नहीं 0, और ट्रांसफर रिसीट भी नहीं है, क्या है? 0। इस में कहने का गवर्नमेंट सेक्टर है, ना तो कोई टैक्स है ना ही कोई ट्रांसफर रिसीट है। फिर आई हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 10। गवर्नमेंट कितना दे रखा है? 10। एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? 20, और इंपोर्ट के लिए -10 -05 वाई। इक्वेशन को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। 60 प्लस 10 प्लस 10 80 और 10 कितना हो गया? 90। 0.9 वाई माइनस 0.05 वाई। y is equal to 90 plus 0.85 y. 0.15 y is equal to 90. y is equal to 90 divided by 0.15. 90 divided by 0.15 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 600 आ रहा है? ठीक है जी, 600 निकल गया। यहां तक तो हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन में इसके बाद क्या पूछा एक बार देखो। ट्रेड बैलेंस का मतलब पता होना चाहिए, वैसे तो सब आसान है। ट्रेड बैलेंस मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 20। इंपोर्ट निकाल लेते हैं। इंपोर्ट की वैल्यू कितनी होती है? m इज इक्वल टू 10 प्लस 0.05 वाई। वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 600। 600 इंटू 0.05, 10 प्लस 30। 0.05 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 30। तो इंपोर्ट कितने हो गए? 40। एक्सपोर्ट कितने हैं? 20। तो 20 माइनस 40, आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। यानी ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है या डेफिसिट है? डेफिसिट। कई बार एमसीक्यू डायरेक्टली आपसे ट्रेड बैलेंस का आंसर नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा सरप्लस है या फिर डेफिसिट। और आखिरी चीज बताओ क्या पूछ रहा है वो? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ क्या होगी? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमपीसी। प्री टैक्स वाला या पोस्ट टैक्स वाला? पोस्ट टैक्स। जस्ट फॉर रेफरेंस, यहां पे टैक्स है ही नहीं, तो प्री टैक्स भी सेम है और पोस्ट टैक्स भी सेम है। प्लस क्या आ जाएगा? एम बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। डाल दो डेटा यहां पर। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी के नाम पे क्या है? 0.9। टैक्स यहां पर है ही नहीं। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 0.05। तो 1 डिवाइड बाय 1 में से 0.1 0.15, 1 डिवाइड बाय 0.15 करोगे, आंसर क्या है? 6.66। क्लियर है? विद दैट हमारा चैप्टर होता है खत्म। आपका ये जो पूरा चैप्टर है पूरा समझने वाला है, कोई थ्योरी बेस्ड नहीं है, बुक से रीडिंग करनी है आपको। बट मैंने बार बार कोशिश करी कि ये चैप्टर समझ लो। समझ लोगे तो 15 नंबर पक्के हैं, रटोगे तो रटते रहो रटते रहो रटते रहो, 15 नंबर की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब जरा साथ में कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले भी निपटा लेते हैं, फिर अपन ब्रेक लेके क्या करेंगे? चैप्टर 5 को निपटाएंगे। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम पहली ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी है। देखो, मेरी टैक्स की क्लास के बाद मेरा 45 मिनट होते हैं ब्रेक के, उसमें मैं खाना पीना सो भी जाता हूं 15-20 मिनट कई बार। तो मैं आया हूं पूरी तरह से फ्रेश। ठीक है, वो तुम्हारी गलती है कि तुम पिछली क्लास में सोए नहीं, पिछली क्लास में सो जाते। मेरी क्या गलती है बताओ? वैसे तो पिछली क्लास में भी वीडियो दिखा दूं अगर मैं कैमरे की, तो आधे तो ठीक है।
तो अब वो तुम्हारी दिक्कत है, मैं तो करा के जाऊंगा क्वेश्चन। बताओ पेज नंबर कौन सा है? 135। मैं सारे तो करा नहीं सकता, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं ताकि टाइम हमारा लिमिटेड है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पहले आईसीआई स्टडी मैट के करते हैं। वैसे आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही सिंपल है, माइक्रो में तो फिर भी इन्होंने ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैक्रो में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं स्टडी मैट के अंदर, इसलिए मैंने एडिशनल क्वेश्चन दिए हैं आपको ठीक ठाक करने लायक। ठीक है, अंडर द इक्वेशन c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, बी की वैल्यू इज 0.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू सेक्टर मल्टीप्लायर? टू सेक्टर मॉडल का मल्टीप्लायर टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी ऑलरेडी बता रखा है, बी की वैल्यू कितनी है? 0.8, 1 माइनस 0.8 यानी 1 डिवाइड बाय 0.2, आंसर कितना आ जाएगा? 5। बताओ इससे आसान जीवन में और क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इनडायरेक्टली बताओ कौन से सेक्टर की बात चल रही है? क्लोज्ड इकोनॉमी 2 या 3? क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर तो पक्का नहीं है। अगर वो बोलता इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट तो 2 सेक्टर होता। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी बोल रहा है तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर बोलेंगे। और अगर ओपन इकोनॉमी बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? 4 सेक्टर। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हम किसकी बात चल रही है? 3 सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल। बताओ सी में क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी। अब जरा देखो, अच्छा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गलत। यहां पर प्रॉब्लम किससे? हमें एक्सपोर्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट कहां से आ गए? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड प्लान्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है या नहीं है? यस, मगर आगे तो पढ़ लो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से दिक्कत है। और दूसरी चीज एक्चुअल नहीं, हमारे सारे खर्चे क्या आते हैं? प्लान्ड। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई तो ठीक है मगर जी गायब है, ये भी गलत है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ कंजम्पशन फंक्शन इज c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई देन a रिप्रेजेंट्स। बताओ इससे आसान और क्या हो सकता है? इतना तो बता ही दोगे। ऑटोनोमस। क्वेश्चन नंबर 7, c is equal to 20 plus 0.5 YD and increase in disposable income is by 100, it will result in consumer expenditure। हमें increase in income दे रखी है कितनी? 100। हमें increase in क्या निकालना है? c। कैसे निकालेंगे बताओ? 50 आंसर तो सही है, निकाला कैसे है ये तो बता दो। हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एमपीसी। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। एमपीसी कितना है? 0.5। चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन इनकम दे रखा है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आंसर कितना आएगा? 50। अगर फॉर्मूला नहीं खेलना चाहते, दिमाग लगाना चाहते हो तो दिमाग लगाओ। मेरी इनकम 100 से बड़ी है, मेरा खर्चा कितने से बढ़ेगा? क्वेश्चन में चीख के बोल रहा है। आपका एमपीसी कितना है? 0.5। 1 रुपए से इनकम बढ़े तो 50 पैसे से खर्चा बढ़ता है, 100 से इनकम बढ़े तो 50 से। आप ज्यादा फॉर्मूला ना खेलो, दिमाग लगाओ तो भी आंसर 50 आएगा। अगर दिमाग ज्यादा नहीं चलता, मतलब चलता तो होगा, दिमाग चलाना नहीं चाहते तो उस केस में फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑटोनोमस खर्चा इज इक्वल टू 2000 एंड एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू 10,000, फाइंड द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताओ इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। a कितना दे रखा है? 2000। b कितना दे रखा है? 0.8। y क्या दे रखा है? 10,000। 2000 प्लस 8000 कितना हो गया? 10,000। इससे सिंपल तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इससे सिंपल तो ये है, एग्जाम देने ही मत जाओ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलो, इन द कीन्स थ्योरी द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेस द 45 डिग्री लाइन। आपको पता है 45 डिग्री लाइन क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई। वो कह रहा है कीन्स के मॉडल में एग्रीगेट डिमांड जब 45 डिग्री लाइन को क्रॉस करती है तो उस पॉइंट को ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पता नहीं। इक्विलिब्रियम विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कीन्स की थ्योरी ये कहती है इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे होएगी। वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। आंसर क्या हो गया? सी। चलो ये हो गया डन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बढ़िया। एज्यूम यू बिल्ट अ हाउस, आपने एक घर बनाया। यू बॉट अ कार, एक गाड़ी भी खरीद ली और कुछ बॉन्ड भी खरीद लिए। आपने इनमें से क्या क्या किया है? आपको फिगर आउट करना है इनमें से कौन सा सी है,
कौन सा आई है, कौन सा जी है। बड़ा आसान होता है बोलना सी प्लस आई प्लस जी, पता तो होना चाहिए उसके अंदर होता क्या है। एक एक करके बात करते हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है? गाड़ी इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन? अच्छा, यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर की बात चल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर की, सॉरी बिजनेस सेक्टर की बात नहीं चल रही है। तो आप जब गाड़ी खरीदते हो, ये किसका पार्ट होता है? कंजम्पशन का। ठीक है जी। आप जब एक घर बनाते हो, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर कभी कभार इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल क्या होता है? लैंड खरीद लेना, घर खरीद लेना, या कोई भी इनकम वैल्यूएबल आर्टिकल खरीद लेना, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। और आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना क्या होता है? बिल्कुल सही, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो या कुछ करते हो, फाइनेंशियल एसेट खरीदते हो, क्या होती है? सेविंग। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन जो मर्जी पूछ ले। ठीक है जी। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है, एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंजम्पशन करी है, और एक क्या करी है? सेविंग। अब जरा देखो, कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेज वेंट अप सिंस यू बॉट कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हमें क्या पता गवर्नमेंट उस बॉन्ड का क्या करेगी, तो हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट अ कार। कार से कंजम्पशन बढ़ी है, गवर्नमेंट बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ये गलत है। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेज वेंट अप सिंस यू बॉट अ न्यू हाउस एंड बॉट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट मेरे बॉन्ड का पैसे का क्या करेगी, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे बॉन्ड के पैसे से गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा और जी बढ़ गया होगा। हो सकता है गवर्नमेंट उस पैसे से कोई भी खर्चा ना करे, तो ये भी गलत है। और लास्ट में देखो, इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट अ हाउस। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब हमने घर खरीदा तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ी या नहीं बढ़ी? यस। तो आपको हमेशा वो आंसर चूज करना है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई गलत होने की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन अकर्स, मैंने अच्छे से समझाया था। इन्फ्लेशन कब होती है? जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या हो जाओ? ज्यादा। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा कब हो जाते हो? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होती है? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा। यानी एग्रीगेट डिमांड राइजेस, प्राइस ऑफ एनी गिवन कमोडिटी राइजेस, ये भी सही लग रहा है। एवरेज प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस राइजेस, द टैक्स रेट इज लोअर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेट। अब यहां पर बेस्ट आंसर ढूंढना है। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेनेवर, बताओ क्या होना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड राइजेस या फिर प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस। एनी गिवन कमोडिटी से इन्फ्लेशन तो नहीं होएगी। एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो अगेन उससे इन्फ्लेशन आती है? नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल। एक एक करके काट रहे हैं ना हम। एवरेज प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स राइजेस, ये भी गलत है। ठीक है जी। टैक्स रेट का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर हमारे पास लेते का आंसर क्या है? एग्रीगेट डिमांड राइजेस। ठीक है जी। फिर इसके बाद अपना और कोई बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 7 है एक, ये ना हमारे बुक में नहीं दे रखा, मगर जबरदस्ती इसको ना एग्जाम में पूछ लिया इन्होंने। हमारे सिलेबस में कहीं नहीं दे रखा ये, बट क्योंकि आईसीआई ने एमटीपी में पूछ लिया तो मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट इन कीनिशियन थ्योरी रेफर्स टू। एनिमल स्पिरिट क्या है? कीन्स की थ्योरी में, अभी मैं आपको बताऊंगा, हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्यों होती है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती, अदर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो अदर फैक्टर जिन पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, वहां पे मैंने आपको बोला था ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म। जब एक देश के अंदर इन्वेस्टर्स को लगता है हमारे पैसे से कल को ग्रोथ आएगी, तो वो बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। इस चीज का नाम कीन्स ने क्या रखा था? एनिमल स्पिरिट्स। वो चीजें, वो ऑप्टिमिज्म, वो प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन, जिसके बेसिस पे किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आती है और फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकोनॉमी बढ़ने लग जाती है, उस चीज का नाम उन्होंने क्या रखा था? एनिमल स्पिरिट्स। बुक में कहीं नहीं दे रखा, आप यहां पर नोट डाउन कर लेना। पहले तो आंसर चेक कर लो। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक डिसीजन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंपैक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो आप लिखो एनिमल स्पिरिट, इट रेफर्स टू ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म। और आप जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक हो, ये सब साइकोलॉजी है, दिमाग के अंदर है। दैट लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसे एनिमल स्पिरिट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर गलत दे रखा है आईसीआई ने, मैं सही करा देता हूं इसका आंसर। फिलहाल तो जो आईसीआई की एमटीपी में आंसर था वही डला हुआ है, आप खुद पहले मुझे सोच के बताओ, पीछे मत देखो आईसीआई ने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर तुम सारा का सारा पैसा भी खर्च कर दो
तो एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0, तो मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, बट ध्यान दो क्वेश्चन ने मैक्सिमम नहीं पूछा, क्या बोला है मिनिमम। तो अब मुझे बताओ हद से हद क्या होगा, तुमने सारी इनकम क्या कर ली सेव, सारी इनकम सेव कर ली, तो आपका एमपीसी क्या हो जाएगा 0, यही हो सकता है ना, 0 से नीचे थोड़ा चले जाओगे। हद से तुमने सेव किया एमपीसी 0, और एमपीसी 0 तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इकोनॉमी 100 करोड़ से तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मल्टीप्लायर का आंसर क्या होना चाहिए 1। गलत क्या दे रखा है पीछे 0 दे रखा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, तो इसका आंसर चेंज कर लेना। आईसीआई एक्सप्लेनेशन तो देता नहीं, मेरे हिसाब से आईसीआई से गलत लिखा रह गया, 0 दे दिया उन्होंने गलती से। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, वो भी पढ़ लो जरा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बुक में कहीं ना कहीं दे रखा है, चैप्टर 5 में दे रखा है। द पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, पहली बार देखो तो इक्विलिब्रियम लगता है, नहीं, इक्विलिब्रियम डिमांड नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड ये रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग लेवल पे आप कितना खर्चा करने की कोशिश कर रहे हो। वो एग्रीगेट डिमांड जो हमेशा इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंगली होती है ना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो अगर क्वेश्चन ये पूछता दैट पॉइंट इज कॉल्ड, तो आंसर क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। प्राइस को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बट उस डिमांड को प्यार से क्या बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। तो ये एक टिक कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 एडिशनल का, पेज नंबर 139, एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जल्दी से एक बार। द Keynesian assumption is that consumption increase with increase in disposable income। पहले तो यहां तक पढ़ो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है A + B YD, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, सब बढ़िया चल रहा है। इफ देयर इज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बाय 30%, मेरी इनकम 30% से बढ़ गई है, व्हाट मे बी द इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्या मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, ये तो पक्का है। कंजम्पशन 30% से ज्यादा बढ़ेगी, 30% के इक्वल बढ़ेगी, या 30% से कम बढ़ेगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको कॉमन सेंस लगानी है। आपका सर कौन से टॉपिक से है, कौन से पेज नंबर पे है, ऐसे हो गए सीए के एग्जाम तो मजा ना आ जाता, दिमाग लगाना पड़ेगा। इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती है, ये सबको पता है, बस इनकम 30% से बढ़ी है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बी क्या होता है एमपीसी। और मुझे बताओ एमपीसी हमारा, मैंने आपको बोला था 0 से ज्यादा होता है और आमतौर पे 1 से कम होता है, और 1 से कम है, इसका मतलब 1 रुपए से इनकम बढ़ेगी तो सारा तो खर्च नहीं होगा, कुछ तो सेव होगा, 0.05 ही सेव हो, 0.95 एमपीसी हो, कुछ तो होगा ना। तो ऑब्वियसली इनकम 30% से बढ़ेगी तो आपका खर्चा 30% से बढ़ेगा या उसके मुकाबले कम बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा लेस देन 30%। ठीक है जी, रीजन लिखें तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज एमपीसी इज यूजुअली लेस देन 1। ठीक है जी, ये तो है बहुत ही आसान। इसके बाद जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही सिंपल है बट मैंने कहा चलो करा ही देते हैं। व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 रुपए टू 1100 रुपए, सेविंग राइजेस बाय 40 रुपए, व्हाट इज एमपीएस। तौहीन है वैसे ये क्वेश्चन तुमसे करवाने की, चौथी क्लास के क्वेश्चन है ये, बट तुम तौहीन को भी दिल पे ले रहे हो क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हो तुम। ना कराऊं ब्रेक लेके खत्म करूं यार, बेइज्जती मत कराओ, मतलब 2 क्लास लगाने के बाद फास्ट ट्रैक में भी मैंने 2.5 क्लास लगाई है इस पे, समझो। ए चलो मैं एक बार निकाल के देखता हूं। व्हेन द इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100, चेंज इन वही कितना है 100, सेविंग कितने से बढ़ी है 40, तो फॉर्मूला रटते हैं सर, हमें तो फॉर्मूला रटवाया करो हमें तो, चलो जी फॉर्मूला रटवा लेते हैं। 40 डिवाइड बाय 100 आंसर कितना हो गया 0.4। एमपीएस अगर 0.4 है तो एमपीसी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4 और 0.6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो इसी के साथ, सॉरी 18 है तो 19 देख लेते हैं, चलो 18 को भी कर लेते हैं। S अगर -30 + 0.25 y है तो C निकाल के दिखाओ। S क्या होता है -a1 - b y, तो -a को पॉजिटिव कर देते हैं, C = a, तो पहला तो +30 आएगा, ठीक है।
फिर 1 माइनस बी अगर 0.25 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 0.75, तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस 0.7y, ये हो जाएगा 30 प्लस 0.7y। कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या ये है तो बच्चों वाला ही, करो जल्दी से। MPC इज 1/3 ऑफ MPS एंड कंजम्पशन एट 0 लेवल इज 38। कंजम्पशन एट 0 लेवल मतलब A की वैल्यू कितनी है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आपको C का फंक्शन बताना है। C का फंक्शन क्या होता है, A प्लस बी वाई, वाई या वाई डी जो भी बोलना चाहते हो। A की वैल्यू क्वेश्चन ने दे ही दिया है, क्वेश्चन ने क्या नहीं दिया, B की वैल्यू। B की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। B की वैल्यू के लिए उसने क्या बोला है, MPC इज 1/3 ऑफ MPS। तो आपको करना क्या है, वो बचपन में करते थे ना, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPS निकाल लेते हैं, MPC इज 1/3 ऑफ 1 MPS, तो इसको मैंने कर दिया 1/3 ऑफ MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1। फिर वो 5वीं क्लास वाले क्वेश्चन करेंगे, MPS प्लस 3 MPS इज इक्वल टू 3, 4 MPS इज इक्वल टू 3, MPS इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4, MPS इज इक्वल टू 0.75। अगर MPS 0.75 है तो MPC कितना निकल के आएगा 0.25। बचपन में एक सब्जेक्ट होता था हमारे स्कूल में मेंटल मैथ्स, कुछ लोग वैदिक मैथ्स बोलते हैं उसको, जो भी है वैसा सा है ये। 0.25 और 0.25 हो गया तो 0.25y, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है जी, तभी मैंने कहा मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस है। और एक क्वेश्चन और बढ़िया सा देखा है, 32, क्वेश्चन नंबर 32। इन एन इकोनॉमी द टोटल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़। करंटली इनकम कितनी है 500 करोड़ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है 800 करोड़। तो पहले तो मुझे बताओ, अभी करंटली हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हैं या उससे पहले हैं? उससे पहले हैं, यानी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, डिफ्लेशनरी गैप। फिर देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब एडिशनल इनकम का 1/4 सेव कर देते हो, सिंपल भाषा में बोलूं तो MPS कितना है 0.25। What should be the increase in investment to achieve the full level of employment? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सोचना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने जनवरी अटेम्प्ट में, जिन बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट हमारे यहां से टेस्ट सीरीज करी थी, मैंने ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार डाला था MCQ के अंदर, एंड टू माय सरप्राइज 80% बच्चों का गलत हुआ था। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन करा देता हूं इस बार टेस्ट सीरीज। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 950 बच्चे थे। 950 बच्चे होने के बावजूद उसमें 80% बच्चे जिन्होंने आंसर किया, 250-300 बच्चों ने आंसर किया था, 80% का आंसर गलत था। पता नहीं क्यों गलत था, आप मुझे बताओ क्या आंसर है। ऑफर बड़ा सिंपल है, आंसर सही तो ब्रेक, नहीं तो आज हम ब्रेक त्याग देंगे सर। पीछे से देख के मत बताना, ठीक है? भाई ऐसा क्या है, कैलकुलेटर निकल रहे हैं, तोप सा आंसर नहीं है भाई, इतना तो दिमाग लगाना भी नहीं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये तो बता दो। हाँ जी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, किस चीज के लिए? 300 करोड़ जो हमारे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचने के लिए उसके। आप क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 800 करोड़, करंट इनकम कितनी है 500 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचना है, यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ रहा है मुझे इनकम कितने से बढ़ानी है 300 करोड़ से, और वो कह रहा है 300 करोड़ से इनकम बढ़ाने के लिए मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं। 300 करोड़ तो करूंगा नहीं, कम ही करूंगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट से होती है क्योंकि। तो आपको क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली पूछ लिया, आपको 300 करोड़ से इनकम बढ़ानी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें। मल्टीप्लायर निकालते हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाय MPS। 1 डिवाइड बाय MPS कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 0.25। आंसर कितना आ गया मल्टीप्लायर 4। अगर मैं 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूं, इनकम 4 से बढ़ती है, मगर मुझे इनकम कितने से बढ़ानी है 300 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 4, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाओ 75 करोड़। 75 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट 4 की वजह से इनकम कितने से बढ़ेगी 300 से। इस तरह के क्वेश्चन ICI पूछ रहा है आज की डेट में। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग करवाई, बिल्कुल सीधा सीधा C की वैल्यू बता दो आएगी, वो भी आते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं और मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाना है बस कि क्वेश्चन है क्या।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, एक बार आप सबको होमवर्क में ट्राई करने हैं। और अभी के लिए फिलहाल लेते हैं